हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग उत्तर प्रदेश में पंचायतों का वर्तमान स्वरूप यूनिट 2 करेंगे। ओके। और इस वीडियो का पीडीएफ या और भी पीडीएफ आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी, जो कि है टेलीग्राम चैनल जीएस विद अशोक। आप फॉलो कर लें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। ओके। तो उत्तर प्रदेश में पंचायतों का वर्तमान स्वरूप देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो संवैधानिक प्रावधान है ये हम लोग यूनिट फर्स्ट में कर चुके हैं। ये केवल एक बार लिख दिया है मैंने। ये सारी हम लोग चीज़ें यूनिट फर्स्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि हम लोग को पता है, ये बेसिक चीज़ें हैं कि आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत दिया है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया हुआ है। और 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्यों हुआ था? ये पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, जो कि 1992 में हुआ था। और इसमें क्या किया गया कि जो पार्ट नंबर 9 है उसमें पंचायत के लिए आर्टिकल कौन से जोड़े गए? 243, 243 ए से लेकर ओ तक। ओके। उसके अलावा जो 11 शेड्यूल है, 11 शेड्यूल में पंचायत को 29 विषय में कानून बनाने की शक्ति दी गई, यानी कि पंचायतों के लिए 29 विषय दिए गए, यानी कि 29 जो डिपार्टमेंट हैं, जो कार्य हैं, उनमें पंचायत काम कर सकती है। और इनमें से 16 कार्य जो है वो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने पंचायतों को हस्तांतरित करे गए। ओके, तो इतना पॉइंट तो हम लोगों को पता है। और फिर अब आगे क्या है कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था। हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था कब लागू हुई? जब क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत एक्ट 1961 आया। क्योंकि जो ग्राम पंचायत तो गठन हो गया था कब? 1947 में, जब उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत एक्ट आया था। कब? 1947 में। लेकिन त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था 1961 में, जब क्षेत्र और जिला पंचायत एक्ट आया, उसके बाद यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू हो गई, जिसमें कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में ये 3 स्तर बनाए गए। ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्राम सभा से, फिर ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ग्राम सभाओं से मिलकर क्या बनती है? ग्राम पंचायत। फिर क्षेत्र पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जिला पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बीच में हम लोग जो राज्य निर्वाचन आयोग है, जो चुनाव के लिए उत्तरदायी है इन सबके, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग न्याय पंचायत, न्यायपीठ क्या होती हैं, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं एक हायरार्की कि जैसे कि गांव सबसे निम्न स्तर है। ठीक है। गांव जो हैं उनमें लोग होंगे और गांव मिलके क्या बनाएंगे? एक से लेके 2-3 गांव तक मिलके बनाएंगे। अब इनके बारे में देखेंगे कि जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत का गठन होता है। मिनिमम 1000 पीपल पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है, मतलब कि 1000 लोग जनसंख्या हो जाएगी तब एक ग्राम पंचायत का गठन होगा। तो कई गांव छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक गांव में क्या है, ये 200 लोग हैं। ऐसे ही दूसरे गांव में भी मान लो 500 लोग हैं, और तीसरे गांव में मान लो 300 लोग हैं। ठीक है। तो ये दूसरा और तीसरा, तो ये 3 गांव मिलके क्या एक ग्राम पंचायत बन जाएगी, क्योंकि 1000 लोग हो गए। ये एकदम फैक्चुअल बताया, लेकिन थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चलता है। तो ग्राम पंचायत का गठन हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि एक गांव मिला के क्या बन जाएगी? ये ग्राम सभा 1 बन जाएगी, क्योंकि लोगों को एक गांव की एक ग्राम सभा हो गई। ऐसी दूसरे की ग्राम सभा 2 हो गई, और तीसरे की ग्राम सभा 3 हो गई। ये तीनों मिलके एक ग्राम पंचायत के ये वो हैं, सदस्य हैं। ठीक है। ये 3 ग्राम सभा मिलके एक ग्राम पंचायत का गठन हो गया। अब जो ग्राम है, ग्राम भी क्या बटे होते हैं कई सारे, किसमें? कई सारे वार्डों में, वार्ड में। ठीक है। कई सारे वार्ड होते हैं ऐसे, किसमें? ग्राम सभा में। ओके, तो सबसे लोएस्ट स्तर वार्ड हो गया। वार्ड के सदस्य चुने जाते हैं। फिर ग्राम सभा, और ग्राम सभा के ऊपर ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत क्या होती है? कई सारी ग्राम पंचायतें किसमें मिल जाती हैं? ये अगर क्षेत्र पंचायत जो बनेगी, या ब्लॉक पंचायत जिसे कहते हैं, क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक पंचायत। एक सेकेंड। हाँ, तो ये ग्राम पंचायत बनी है। अब कई सारी जो ग्राम पंचायतें मिलके क्या ब्लॉक पंचायत का सदस्य, मतलब ब्लॉक पंचायत में कई सारी ग्राम पंचायत होंगी। ठीक है। जो ब्लॉक पंचायत सेकेंडरी स्तर है ना, उसमें क्या कई
कई सारी क्या होंगी, ग्राम पंचायत होंगी। ऐसी फिर कई सारे ब्लॉक मिलके जिला जो पंचायत है उसके मेंबर होंगे। तो ये एक क्रम रहता है ऐसा, ठीक है। अब सबसे लोएस्ट स्तर जो कि ग्राम सभा है उसमें पढ़ते हैं उसके बारे में, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत, और फिर और भी जो टॉपिक हैं वो कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ग्राम सभा के बारे में। तो ग्राम सभा में आने वाले प्रत्येक गांव की स्वतंत्र ग्राम सभा होती है। ओके, ये पहले ही पॉइंट लिखा है जो मैंने बताया। अब सदस्यता में क्या है कि जो भी वहाँ के लोग हैं और 18 प्लस उनकी आयु है या उससे अधिक है, मतलब 18 प्लस मतलब 18 से अधिक ही हो गया, वो लिखा ही है उसमें, वो क्या होंगे, वो ग्राम सभा के मेंबर होंगे। और इनका नाम 18 प्लस है, और इनका नाम जो वहाँ की जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, वहाँ पे भी निर्वाचक जो नियमावली है उसमें भी इनका नाम होना चाहिए। तो ये ग्राम सभा के मेंबर हो जाएंगे। ओके, और ये जो ग्राम सभा है एक स्थायी संस्था है और इसकी जो सदस्यता है वो आजीवन रहती है। और ग्राम सभा में भाग लेने, प्रस्ताव देने और समर्थन विरोध करने का अधिकार सभी सदस्यों को होता है। ये पॉइंट याद रखने हैं। अब देखते हैं ग्राम सभा की बैठकें। तो सबसे पहले एक नॉर्मल वे में देखते हैं कि इसका वित्तीय वर्ष क्या होता है। जो नॉर्मल वित्तीय वर्ष होता है, नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, वही ग्राम सभा का फाइनेंशियल पीरियड होता है। ओके, अब बैठक के बारे में देखते हैं कि वर्ष में कितनी 4 बैठक होनी है, जो कि हर 3 माह में एक बार होनी है। तभी तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मंथ, यानी कि एक साल में इतनी बैठक होनी है। जो ग्राम पंचायत की जो एक्ट की, ग्राम पंचायत एक्ट है जो 1947 का, उसकी धारा 7(2) के काम है। ग्राम पंचायत एक्ट हम लोग एक वीडियो में, छोटे से वीडियो में सारा कवर कर लेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट धाराएं। ओके, वो आज या कल में आ जाएगा आपके पास। और तो 7(2) का के अनुसार क्या है कि एक वार्षिक बैठक जो है वो दिसंबर में होनी चाहिए 31 मार्च से 3 महीने पहले, यानी कि जब फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज होने वाला है उससे पहले एक वार्षिक बैठक जरूर होनी चाहिए ग्राम सभा की। ओके, और बैठक में क्या क्या प्रस्तुत किया जाता है, उस बैठक में जो दिसंबर में बैठक होगी उसमें पिछले वर्ष का जो भी ब्यौरा है, लेखा जोखा है, प्रशासनिक रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, ये वार्षिक बजट, अगले वर्ष की कार्य योजना, जनपद या जिला पंचायत द्वारा भेजे गए विषयों पर चर्चा, ये सारे चीजें यहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती हैं इस बैठक में। ओके, अब जो विशेष बैठक है, इसकी अब एक विशेष बैठक है, उसको एक सेकेंड, ये क्या हो गया, तो विशेष बैठक को बुलाने की प्रक्रिया अब देखते हैं। तो ग्राम सभा विशेष बैठक, अगर स्पेशल बैठक बुलानी है ग्राम सभा की तो क्या है, उसमें क्या है, उसके लिए बुलाने के लिए पंचायत सचिव को आवेदन देना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं जो ग्राम पंचायत में काम करने वालों में कौन कौन से प्रशासन में आते हैं ग्राम सभा के में, प्रधान, अभी आगे देखेंगे, प्रधान है, उप प्रधान है, ठीक है, कहीं कहीं नहीं है, और उनके सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य, और ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत सचिव, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, अगर स्पेशल मीटिंग बुलानी है तो उसके लिए ग्राम सभा की स्पेशल मीटिंग बुलाने के लिए जो पंचायत सचिव है, जो सारे वहाँ के फाइलिंग के काम देखता है, उसको, ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में पिछले वीडियो में, या यूनिट नंबर शायद 4 में पढ़ चुके हैं आई थिंक, या पढ़ चुके हैं, हमें याद नहीं अभी। तो ये पंचायत सचिव को आवेदन दे सकते हैं, ठीक है। पंचायत सचिव को आवेदन मिलने से 7 दिन के भीतर बैठक बुलाना जरूरी है, ठीक है। आवेदन अगर मिला उसके 7 दिन के अंदर बैठक बुलाएगा, और आवेदन पर ग्राम सभा के 10% जो सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर होना आवश्यक है, तभी वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो ये पॉइंट याद रखने वाला है कि अगर स्पेशल मीटिंग बुलानी है तो उसमें जो ग्राम सभा के सदस्य हैं उनमें से 10% लोग साइन या अपना थंब इम्प्रेशन जरूर लगाएं, तब ये बैठक होने के लिए ये आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अब ग्राम सभा की बैठक का जो ब्यौरा है वो कहाँ पे लगा दिया जाएगा, सूचना या संचालन और कार्य, मतलब ग्राम सभा की जो बैठक है उसके लिए एक चस्पा बाहर भी लगा दिया जाएगा, और इसके अब बैठक की जो सूचना है वो किस टाइप से दी जाएगी, एक तो वही लगा दिया, दूसरा
सूचना जो है वो समय सीमा की तारीख से कम, मतलब कि जब मीटिंग ये होनी है उससे कम से कम 1 सप्ताह पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। और ये कैसे दी जाएगी? गांव में बता के, घूम के, और पंचायत भवन, विद्यालय या मुख्य चौक आदि सार्वजनिक स्थानों पर सूचना चिपकाना, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। और हर पंच अपने वार्ड सदस्यों, जो भी पंच हैं, वार्ड के क्या सदस्य पंच होते हैं ना, जितने भी वार्ड हैं उनके सदस्य पंच, तो वो क्या करेंगे? अपने वार्ड के सदस्यों के व्यक्तिगत रूप से भी सूचना दे सकते हैं। जो उनके वार्ड में मेंबर आते हैं ग्राम सभा के, उनको सूचना दे सकते हैं कि एक स्पेशल मीटिंग होनी है। अब बैठक जो होगी उसका संचालन और अध्यक्षता कौन करेगा? तो ग्राम सभा का अध्यक्ष यानी कि ग्राम प्रधान उसकी अध्यक्षता करेगा। अगर वो अनुपस्थित, मतलब कि अब्सेंट है, प्रधान अब्सेंट है, तो उपसरपंच करेगा। यदि दोनों अनुपस्थित हैं तो पंचों की सहमति से, जो भी वहां के मेंबर होते हैं, पंचायत मेंबर होते हैं, उनकी सहमति से उन्हीं के बीच में से एक मेंबर जो है बना दिया जाएगा अध्यक्षता के लिए। तो ये तीनों सीक्वेंस याद रखना, ये कथन निष्कर्ष में आ सकते हैं। अब बैठक की निगरानी करने के लिए कौन होगा? जिला कलेक्टर और एक नोडल अधिकारी नियुक्त करता है। जो बैठक के लिए जो जिलाधिकारी है वो एक नोडल अधिकारी नियुक्त करता है। यह अधिकारी जो बैठकों के नियम के अनुसार संचालित करने में सहयोग करते हैं। ये अधिकारी मतलब कि सही से मीटिंग को संचालित करने में सहयोग करते हैं। अब ग्राम सभा में जो चर्चित विषय क्या क्या हो सकते हैं बैठकों में? तो ग्राम सभा प्रमुख समस्याओं व आवश्यकताओं पर चर्चा करती है, जैसे कि खेती, किसानी भूमि, सिंचाई, पशुपालन, मछली पालन, ये सारे विषय हो सकते हैं डिस्कशन के। ठीक, राशन कार्ड, राशन का वितरण, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, साक्षरता, बच्चों की पढ़ाई, विद्यालय की स्थिति, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, ये सारी हो सकती हैं। ठीक है, और यह सभी भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें जो 29 विषय हैं वो सारे यही विषय हैं। ओके, अब ग्राम सभा की बैठक में विषय निर्धारण और निर्णय प्रक्रिया और कार्य ये देखते हैं। तो बैठक का क्या एजेंडा और विषय निर्धारण कौन करता है? तो बैठक का विषय सरपंच की सलाह से तय होता है, यानी कि प्रधान से डिस्कशन करके बैठक का विषय तय किया जाएगा कि किस चीज पे चर्चा होगी। और विषय जोड़ने का अधिकार क्या होगा? कि कोई भी मतदाता अध्यक्ष की अनुमति से विषय जोड़ सकता है। यदि कोई भी मेंबर है वो कोई अगर ऐड करना है किसी चीज के डिस्कशन के लिए तो वो ऐड कर सकता है ग्राम प्रधान से जो है सलाह लेके या उन्हें बता के। और सभी विषयों पर खुलकर चर्चा का अधिकार सभी ग्राम सदस्यों को होता है, जो भी मेंबर होते हैं उनको। अब निर्णय प्रक्रिया क्या है? सर्वसम्मति के प्रयास से निर्णय लिया जाता है। अब जैसे कि कोई टॉपिक पे डिस्कशन हुआ, उस डिस्कशन के बाद अब निर्णय लिया जाएगा कि क्या समस्या थी, क्या सोल्यूशन होने चाहिए, ये सारा कुछ। तो क्या जो सर्वसम्मति का प्रयास किया जाएगा कि सब लोग एक डिसीजन पे एग्री कर जाए। ठीक है, अगर बाय द वे अगर डिसएग्री हो गए, मतभेद हो गया, तो क्या होगा? आम सहमति अगर नहीं बनती तो विषय को अगली बैठक के लिए टाल दिया जाता है कि चलो आज नहीं, अब नेक्स्ट मीटिंग में देखते हैं कि क्या बात बनती है। फिर यदि 2 बैठकों में, यानी कि नेक्स्ट बैठक जो होगी उसमें भी नहीं ये मतभेद खत्म हो, तो फिर क्या? तीसरी बैठक में क्या किया जाएगा? गुप्त मतदान किया जाएगा। तो थर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें गुप्त मतदान किया जाएगा। ओके, फिर उसके बाद बराबर मत पड़ने की स्थिति में अध्यक्ष जो है कास्टिंग वोट देगा। अब बाय द वे क्या हुआ कि जो थर्ड मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ कि जो चुनाव किया गया उसमें क्या हुआ कि हाँ वाले ने और ना वाले के बीच में टाई हो गया, मतलब कि बराबर बराबर वोट आई। तो फिर टाई ब्रेकर कौन होगा? ये अध्यक्ष होगा, यानी कि जो भी अध्यक्ष है यानी कि ग्राम प्रधान अपना कास्टिंग वोट देगा जिससे कि टाई ब्रेक हो सके। ओके, और निर्णय आ सके। अब ग्राम सभा के बैठकें और उसके कर्तव्य, अब ये देखते हैं बैठकें क्या क्या होनी चाहिए। तो ग्राम सभा की बैठकें, प्रत्येक ग्राम सभा में वर्ष में 2 सामान्य बैठकें अनिवार्य हैं। ठीक है, जो कि फसल कटने वाली कि पहली बैठक जो खरीफ की फसल है उसके तुरंत बाद होनी चाहिए और रबी की फसल है उसके तुरंत बाद होनी चाहिए। इसकी भी अध्यक्षता कौन करेगा? ये ग्राम प्रधान करेगा। और स्पेशल और एक्स्ट्रा मीटिंग के लिए
अगर इसके अलावा जो ये 2 बैठक हैं इन फसलों के ऊपर ग्राम सभा की, इसके अलावा विशेष या स्पेशल या एक्स्ट्रा मीटिंग के लिए क्या होना है कि अगर नियत प्राधिकारी लिखित मांग करे या ग्राम सभा के कुल सदस्यों का कम से कम 1/5 सदस्य मांग करें इन 2 मीटिंग के अलावा स्पेशल मीटिंग के लिए, तो मांग की तारीख से 30 दिन के भीतर एक विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। ओके, वो तो अभी हम लोगों ने मीटिंग पढ़ी वो नॉर्मल थी। अब ये क्या है, ग्राम सभा की जो बैठकें हैं जैसे कि खरीफ फसल वाली, रबी फसल वाली। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल मीटिंग रखनी है तो ये प्रोसीजर है कि जो ग्राम सभा के कुल सदस्य हैं उनका 1/5 जो सदस्य हैं यानी कि 20%, 1/5 क्या होता है 20%, तो 20% अगर सदस्य एग्री करते हैं तो वो 30 दिन के भीतर विशेष बैठक बुलाई जाएगी। अब कोरम की बात करें, कोरम तो यही हो गया 1/5 यानी कि 20%। अब किसी बैठक के लिए कुल सदस्य इसका स्पेशल बैठक का, अब कोरम की बात करें तो किसी बैठक के लिए कुल सदस्य यानी कि 1/10 यानी कि 10% की जो है उपस्थिति आवश्यक है। अगर बैठक होनी है तो 10% लोग आने चाहिए वहां पे, ठीक है, टोटल मेंबर में से। लेकिन यदि क्या हुआ कि कोरम नहीं हुआ यानी कि 10% लोग नहीं आए, तो क्या होगा, कोई भी बैठक को क्या कर देगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा और पुनः बुलाई गई बैठक के लिए गणपूर्ति जो है उसकी आवश्यकता नहीं होगी। फिर मतलब कि पोस्टपोन तो कर दिया, फिर नेक्स्ट मीटिंग होगी तो उसमें जरूरी नहीं कि ये 10% लोग आए ही। ओके, और मीटिंग हो जाएगी। फिर अब ग्राम सभा के कार्य देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करती है और ग्राम पंचायत को सिफारिश व सुझाव भी देती है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के बारे में पूरा अभी डिटेल में पढ़ेंगे, फिर ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। तो विचार करने के क्या क्या विषय हैं ग्राम सभा के, तो ग्राम पंचायतों के खातों का वार्षिक विवरण, ठीक, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक रिपोर्ट का लेखा जोखा और टिप्पणियां, वर्तमान में और आगामी वर्षों में विकास की क्या रिपोर्ट है, ये सारे क्या हैं, ये सारे ग्राम सभा के कार्य हैं। और गांव के सभी वर्गों के बीच समन्वय व एकता को बढ़ाना और गांव में पौधारोपण कार्यक्रम और अन्य ऐसे विषय जिन्हें नियमानुसार तय किया जाना चाहिए। अब उसके कर्तव्य क्या हैं ग्राम सभा के, कि सामुदायिक जो कल्याण है उन्हें समुदाय कल्याण के लिए ऐच्छिक श्रम व अंशदान जुटाना, विकास योजनाओं में हितधारकों की पहचान करना, विकास योजनाओं में कार्यान्वयन से सहायता करना, ये सारे इसके कार्य हैं। अब संयुक्त ग्राम सभा क्या होती है, संयुक्त ग्राम सभा का मतलब ये होता है यदि कोई भी ग्राम सभा का कोई भी निर्णय दूसरी ग्राम सभा को इफेक्ट करता है। मान लो एक ग्राम सभा आई, उसमें कुछ भी डिस्कशन हुआ मीटिंग में और उससे अगर कोई दूसरी जो उसके पास में ग्राम सभा है उस पे अगर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, जैसे कोई रोड निकलनी है उनके गांव से निकलनी है, तो अगर उसमें आ रहा है वो दूसरा गांव, तो क्या होगा, संयुक्त मीटिंग होगी, जिससे कि क्या होगा, दूसरे गांव को प्रभावित जो करता है डिसीजन, और वह गांव क्या होगा, अगर ऐसा वो डिसएग्री कर रहा है तो क्या होगा, दोनों को एक साथ बुलाया जाएगा और संयुक्त ग्राम सभा के निर्णय से सभी ग्राम सभाओं जो जितनी भी ग्राम सभा हैं उनको बाध्यकारी होगा। मतलब कि फिर संयुक्त ग्राम सभा बुलाई जाएगी। जैसे कि एक कोई डिसएग्री कर रही है बगल वाली ग्राम सभा, तो दोनों को संयुक्त बुलाकर फिर जो है डिसीजन बताया जाएगा और ये बाध्यकारी होगा दोनों ग्राम सभाओं को मानने के लिए। ओके, सर्वसम्मति से ये भी काम होगा। अब कार्रवाई व रिकॉर्ड, तो ग्राम पंचायत सचिव के बारे में देखते हैं। जो ग्राम पंचायत सचिव जो मैंने बताया पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें एक बार और दिया है कि ये क्या करता है, ये जो भी बैठकें होती हैं, जो भी मीटिंग हो रही है ग्राम सभा की, वो रजिस्टर में लिखता है और सभी सदस्यों को पढ़कर भी सुनाता है। हाजिरी रजिस्टर में उपस्थिति व हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान लिए जाते हैं और प्रस्तावों के प्रति ग्राम पंचायत जो प्रस्ताव हैं उनकी प्रति ग्राम पंचायत को दी जाती है। तो ये जो प्रस्ताव हैं उनकी प्रति ग्राम पंचायत को देता है, तो ये इसका काम है। अब ग्राम विकास योजनाओं में ग्राम सभा की भूमिका क्या है, जो भी विलेज डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनमें ग्राम सभा की क्या भूमिका होगी, उन्हें सपोर्ट करना। ग्राम पंचायत की सभी ग्राम सभाओं के प्रस्ताव के आधार पर योजनाएं बनाकर जनपद पंचायत भेजी जाती हैं और जनपद पंचायत क्या करती है, योजनाओं को जिला पंचायत भेजती है।
ठीक है, क्योंकि त्रिस्तर है। अगर ग्राम के विकास के लिए कोई योजना है तो गांव में क्या नीड है वो देगा किसके, क्षेत्र पंचायत को, क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत को। ओके, ग्राम सभा गांव के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए उत्तरदायी होती है, यही तो उसका काम ही मान लो है। और योजना का अनुमोदन करना, कार्य की निगरानी करना, बजट हेतु आवश्यक विवरण करना। तो ये है किसका, ग्राम सभा का ग्रामीण विकास योजनाओं में ये भूमिका है कि जो भी योजना है उनके पात्र कौन है, कैसे वो लागू हो रही है, उसमें क्या बजट आवश्यक है, ये सारा काम ये देख रहे हैं। अब ग्राम सभा तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं ग्राम सभा के, ये एक तो ये हो गया ग्रामीण विकास में क्या योगदान है। अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या है। जो भी सरकारी योजना चल रही है उनकी निगरानी करना, ये भी ग्राम सभा का कार्य है। ये देखना कि लाभ सही से मिल रहा है लोगों को नहीं। ओके, जंगल जमीन जल खनिज और जैव संपदा की देखरेख व दुरुपयोग को रोकना, ये भी ग्राम सभा का अन्य कार्य में आएगा। और गांव में चल रहे सरकारी व गैर सरकारी कार्यों पर नजर रखना, सफाई व्यवस्था, सड़क व गली में प्रकाश की व्यवस्था, ये भी देखना, कांजी हाउस की व्यवस्था, जन्म मृत्यु विवाह रिकॉर्ड रखना, ये सारे ग्राम सभा की जिम्मेदारियां हैं। अब ग्राम सभा की सामाजिक व प्रशासनिक जिम्मेदारियां क्या हैं, जैसे कि सामाजिक कर्तव्य क्या हैं, दहेज प्रथा को रोकना, नक्शा व तस्करी रोकना, बाल विवाह रोकना, कन्या भ्रूण हत्या, जन चेतना फैलाना, महिलाओं और युवाओं में शिक्षा स्वास्थ्य अधिकारों को लेकर जो है जागरूकता अवेयरनेस फैलाना। युवा व सांस्कृतिक विकास में क्या योगदान है ग्राम सभा का, तो ग्राम सभा की जिम्मेदारी है कि वह युवा कल्याण, परिवार कल्याण, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दे। सरकारी कर्मचारियों पर निगरानी रखना भी ग्राम सभा का ही एक कार्य के रूप में है। ग्राम सभा का अधिकार है कि वह क्षेत्र में कार्यरत कोई भी सरकारी जो कर्मचारी है उनकी निगरानी कर सकता है, उनकी उपस्थिति, कार्य तथा मूल्यांकन का उसका अधिकार है ग्राम सभा का। ठीक है, और अगर कोई काम में लापरवाही करता है तो उस पे क्या उसके आधार पर उसे दंड देने का प्रस्ताव भी रख सकती है ग्राम सभा। अब संबंधित कर्मचारी जैसे कि कोटवार, पटवारी, कृषि विस्तार अधिकारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जो प्राथमिक टीचर आते हैं गांव में, तो ये सारे टीचर और ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये सारे लोगों की निगरानी कर सकते हैं कौन, ग्राम सभा। तो ये सारे ग्राम सभा के कर्तव्य हैं अन्य। अब देखते हैं विलेज पंचायत। अब विलेज पंचायत क्या है, विलेज पंचायत के अंतर्गत कई सारी ग्राम सभा मिलकर, मतलब 2-3 ग्राम सभा मिलकर भी एक ग्राम पंचायत बन गई। अब ग्राम पंचायत की कैसी संरचना व निर्वाचन है, तो सबसे पहले देखते हैं यह पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है, जो कि हमने देख लिया। इससे पहले जिससे मिलकर ग्राम पंचायत मिलती है उसके बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल में डिस्कशन कर लिया। और ये क्या है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है किसकी, ग्राम सभा के लिए। ग्राम सभा के सारे कार्य कौन करती है, विलेज पंचायत करती है। तो यह पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है और प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए एक ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, तो एक जो पंचायत क्षेत्र है उसमें उसके लिए एक ग्राम पंचायत होगी। अब ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत के सभी सदस्य तथा प्रधान का प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन रहता है, प्रधान। तो उसका चुनाव कौन करेगा। अब ग्राम पंचायत किससे मिलकर बनी है, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के जो लोग हैं उसका डायरेक्ट चुनाव करते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से वोट डाल के अपने प्रधान को चुनते हैं, अपने ग्राम पंचायत के प्रधान को। अब जो ग्राम पंचायत का प्रधान हो गया, अब उसमें सदस्य कितने होने चाहिए, तो वो जनसंख्या पर डिपेंड करता है। अगर मान लो कि कोई भी गांव है उसमें 1000 क्या है लोग रहते हैं, तो एक ग्राम पंचायत बन गई। तो उसमें क्या होंगे, 9 क्या होंगे, एक तो ग्राम प्रधान हो गया और 9 सदस्य होंगे। अगर उनकी जनसंख्या 1000 से 2000 तक है, गांवों की जनसंख्या जो भी ग्राम सभाएं हैं उसमें 2000 अगर है संख्या ग्राम सभाओं में लोगों की, तो उसमें 11 सदस्य होंगे, एक प्रधान। ऐसे ही 2 से 3000 में 13 सदस्य और 3000 से अधिक जनसंख्या पर 15 ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। ओके, अब हर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है, यानी कि ग्राम सभा फिर वार्डों में कन्वर्ट रहती है और उसमें क्या होते हैं, उसके वार्ड मेंबर होते हैं। अब कार्यकाल
और बैठकें क्या हैं? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक महीने में कम से कम ग्राम पंचायत की 1 बैठक आवश्यक है और 2 बैठकों के बीच 2 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए और गठन 30 दिन के भीतर पहली बैठक अनिवार्य है। यानी कि ग्राम पंचायत का जब गठन होगा उससे 30 दिन के अंदर पहली बैठक होना अनिवार्य है। ओके, अब प्रशासनिक संरचना देख लेते हैं किसकी? ग्राम पंचायत की। तो इसमें सचिव कौन होता है? वीडीओ होता है। ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो वीडीओ होता है, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसकी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और एक वीडियो लगभग कितनी ग्राम पंचायत देखता है? लगभग 5 ग्राम पंचायत का काम देखता है एक वीडियो। ओके, तो एक वीडियो के अंदर 5 ग्राम पंचायतें आती हैं लगभग, ये अप्रॉक्स में 4 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, उसके ऊपर है। अब ग्राम पंचायत का गठन व ढांचा देख लेते हैं। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का संबंध क्या है कि ग्राम सभा गांव के सामूहिक राय से निर्णय लेती है। उन निर्णयों का वास्तविक रूप में लागू करना किसकी जिम्मेदारी है? ग्राम पंचायत की। यही मैंने बताया कि ग्राम पंचायत क्या है? ये एक एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो काम का निर्णय लिया गया है उसे एग्जीक्यूट करना ही इसका काम है ग्राम पंचायत का। ओके, तो ग्राम पंचायत के गठन के लिए शर्तें हमने देख लिया कि एक ग्राम पंचायत गठन हेतु कम से कम कितने चाहिए मेंबर? 1000। और 1000 पे कितने मेंबर थे? 9 मेंबर होने चाहिए ग्राम पंचायत में, 1 प्रधान और 9 सदस्य। और यदि कोई गांव 1000 से कम है तो 1 से अधिक गांव मिलाकर ग्राम पंचायत गठित की जाती है। ओके, अब वार्डों का निर्धारण कैसे किया जाता है? पंचायत क्षेत्र में कम से कम कितने वार्ड होने चाहिए? 10 वार्ड होने चाहिए, यानी कि जनसंख्या 1000 होनी चाहिए, उस पर एक ग्राम पंचायत बनेगी और वार्डों की संख्या 10 वार्ड मिनिमम होनी चाहिए, तब एक ग्राम पंचायत बनेगी। ठीक है, तो पंचायत क्षेत्र को कम से कम 10 वार्डों में विभाजित किया जाता है और अधिकतम 20 वार्ड, यानी कि मिनिमम 10 और 20 वार्ड तक मैक्सिमम हो सकते हैं एक ग्राम पंचायत को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, और हर वार्ड की जनसंख्या लगभग समान रखने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि कोई भी ग्राम पंचायत है, उसमें कई सारी ग्राम सभाएं हैं, तो उसे क्या किया जाएगा? वार्डों में डिवाइड किया जाएगा। ठीक, और वार्ड के फिर मेंबर होंगे, वो भी सदस्य रहते हैं। तो कितने होंगे? 20 वार्ड में मैक्सिमम किया जा सकता है और 10 वार्ड मिनिमम हो सकते हैं। अब चुनाव प्रणाली क्या है? हर वार्ड में एक पंच चुना जाता है, मतलब कि हर एक वार्ड से एक पंच, यानी कि एक पंचायत का सदस्य चुना जाता है और पूरे ग्राम पंचायत के मतदाता एक सरपंच का चुनाव करते हैं। और जो भी टोटल मेंबर हैं वो तो एक तो जो प्रधान है वो तो एक ही होगा और हर वार्ड का एक मेंबर होगा। और निर्वाचित जो सरपंच है और पंच, वो दोनों मिलकर क्या करते हैं? उप सरपंच यानी कि उप प्रधान का चुनाव करते हैं। ये भी है। अब कुछ कमेटियां हैं किसकी? जो ग्राम पंचायत की कुछ इंपोर्टेंट कमेटियां हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे कि इसमें कितने होते हैं? ये 6 जो है समितियां होती हैं मेनली। ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में पंचायत राज प्रणाली में 3 स्तरीय हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। ग्राम पंचायत के विकेंद्रीकरण को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या स्थायी समितियों का गठन किया गया है और इन समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायत विभिन्न जिम्मेदारियों का सक्षमता से क्रियान्वयन करता है। यानी कि इन समितियों के आधार पे क्या करता है? जो ग्राम पंचायत है वो शहरी जिम्मेदारियां अच्छे ढंग से जो है इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। ओके, तो ये चीज हो गई। अब कौन कौन सी 6 समितियां हैं? पहली तो है योजना एवं विकास समिति, दूसरी निर्माण एवं कार्य समिति, और तीसरी है शिक्षा समिति, और चौथी है प्रशासनिक समिति, 5वीं स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, और 6वीं है जल प्रबंधन समिति। तो ये सारी 6 जो समितियां हैं ये हैं किसकी? ये ग्राम पंचायत की, जो उनके कार्य को अच्छे से करने के लिए जरूरी हैं। तो अब देखते हैं कार्य का संचालन की प्रक्रिया। ये पहले देख लेते हैं इन समितियों के मेंबर के बारे में, यानी कि संरचना और मेंबर के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि ये समितियां 6 हैं, जिसमें कि पहली समिति है ग्राम जो है योजना व विकास समिति।
ओके, तो अब इसके बारे में देख लेते हैं, योजना व विकास समिति के बारे में। तो इसमें कितने मेंबर होते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन सारी समितियों का क्या क्या कार्य है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें, तो पहली समिति के बारे में देख लेते हैं कि कितने इसमें मेंबर होने चाहिए। तो इसमें जो है कुल टोटल मेंबर की संख्या 7 होनी चाहिए। ठीक है, टोटल मैक्सिमम मेंबर कितने हैं? 7, जिसमें से क्या होगा, जो प्रधान है, प्रधान जो है इस समिति का अध्यक्ष होगा। प्रधान जो है इस समिति का अध्यक्ष होगा, और एक मेंबर एससी का होगा, और एक एसटी का, और एक वोमेन, और एक ओबीसी। तो मतलब कि ये चार मेंबर तो यही हो गए, और प्रत्येक समिति में 7 विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, जो विशेष आमंत्रित सदस्य समितियों की बैठक में भाग ले सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो जो एक्चुअल में इस प्रधान समिति का सभापति तो अध्यक्ष होता है, और 6 अन्य सदस्य होते हैं। तो टोटल मेंबर कितने हो गए? 7। ठीक है, तो ये तो 4 हो गए, और 2 और होते हैं चुनने के लिए। तो 2, 4, 6 और एक प्रधान 7, तो 7 टोटल मेंबर होते हैं। ओके, अब देखते हैं कार्य संचालन की इसकी प्रक्रिया क्या है। तो समिति बहुमत से निर्णय लेती हैं, और सभी समितियां सामान्य प्रशासन समिति द्वारा ग्राम पंचायत की अगली बैठक में प्रस्तुत किए गए ग्राम पंचायत व उनके निर्णयों को बहुमत से स्वीकार करती हैं, पुनर्विचार करती हैं, और कार्यान्वयन शुरू करती हैं योजना का, और निगरानी करती हैं, और उचित कार्रवाई भी करती हैं। अब ग्राम पंचायत में सचिव, सहायक, सरपंच व पंच की क्या क्या भूमिका है। अब ये देखते हैं कि ग्राम पंचायत में सचिव, सहायक, सरपंच और पंच की क्या क्या भूमिका है। तो सचिव की सबसे पहले ये हम लोग देख चुके हैं, एक अभी पीछे देखा था कि बैठक की सूचना देना, कार्रवाई लिखना रजिस्टर में, पंचायत का हिसाब किताब, पंचायत में कार्यालय में समय से खोलना, दस्तावेज व्यवस्थित करना, ये सारा हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब सहायक सरपंच यानी कि उप प्रधान की क्या जो है शक्तियां हैं। तो सहायक सरपंच केवल वो शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो उसे नियत रूप में दी जाए। वह सरपंच की अनुपस्थिति में क्या करता है, उसका कार्य करता है। और पंच, सरपंच और उपसरपंच का इस्तीफा, तो ये अपना पद नियुक्त अधिकारी को एक स्वर हस्ताक्षरित लिखित पत्र देकर, त्याग पत्र देकर कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका ऐसे इस्तीफा ये लोग दे सकते हैं, पंच, सरपंच और उप सरपंच। ओके, यानी कि मेंबर, प्रधान और उप प्रधान। अब ग्राम पंचायत के निर्वाचन, प्रधान, उप प्रधान और उनकी आर्हताएं क्या हैं, आर्हताएं व अनर्हताएं। तो ग्राम पंचायत में निर्वाचन का अधीक्षण और संचालन कैसे होता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग को ग्राम पंचायत के प्रधान और सदस्यों का निर्वाचन अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण प्राप्त है, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग ये काम करता है। और जो डीएम है वो राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में जिले में निर्वाचन का स्थायी पर्यवेक्षण करता है। ठीक है, तो जो डीएम का काम क्या है, जो चुनाव चल रहे हैं उनका पर्यवेक्षण करना। अब ग्राम पंचायत का प्रधान, तो प्रत्येक ग्राम में एक प्रधान होता है और एक पंचायत का, और जो कि क्या करता है, जो कि क्या होता है, पंचायत का अध्यक्ष होता है। अब उसके प्रधान के पद के आरक्षण देख लेते हैं। तो राज्य सरकार के आदेश द्वारा प्रधान पद पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं पद। ठीक है, ये प्रधान के पद के आरक्षण की बात कर रहे हैं हम लोग। और कुल आरक्षित पदों में से जो भी हैं टोटल, उनमें से 1/3%, 1/3 जो होती हैं, यानी कि 33% मिनिमम महिलाओं के लिए आरक्षण है। और अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण वहां की जनसंख्या पर डिपेंड करता है। अगर जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र है, एससी बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहां पे प्रधान के पद के लिए आरक्षण एससी को मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग अभी देख लेंगे आगे। अब प्रधान का निर्वाचन देखते हैं। तो ग्राम प्रधान का जो ग्राम पंचायत का प्रधान है, उस पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति ही जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
चुना जा सकता है। यानी कि जो ग्राम प्रधान वही वोट लग सकता है जो कि उस गांव की, उस जो उनमें गांव आ रहे हैं उस ग्राम पंचायत में, उसके जो निर्वाचक नियमावली है उसमें रजिस्टर्ड हो, तो वही व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है। और उसके लिए मिनिमम एज हम लोग जानते हैं कितनी है, 21 साल है पंचायत के प्रधान की एज मिनिमम। अब निर्वाचन होने की स्थिति में होगा क्या, अगर यदि क्या है, प्रधान का चुनाव होता नहीं होता है, या पंचायत में 2/3 से कम सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो अगर ये कंडीशन आ जाए, कोई अगर एक तरफा ये प्रधान ना बने और पंचायत में 2/3 से कम सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को क्या करेंगे, चुनेंगे। और उसके पास फिर दो विकल्प हैं कि एक प्रशासनिक समिति गठित करे और योग्य व्यक्ति को नियुक्त करे, या एक प्रशासक चुने उसको नियुक्त करे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ग्राम पंचायत में चुनाव होता है तो उसमें क्या है कि अगर कोई भी नहीं जीतता है तो क्या होगा, जो राज्य सरकार है वहां पर एक अधिकृत अधिकारी द्वारा एक प्रशासक की नियुक्ति करेगी, जो कि वहां पर प्रधान के रूप में कार्य करेगा। कब तक कार्य करेगा, जब तक कि जब तक कि नेक्स्ट चुनाव नहीं हो जाते हैं। तो ये सेंटेंस तो गलत हो जाएगा, नेक्स्ट चुनाव नहीं हो जाते हैं। तो इसकी मैक्सिमम अवधि 6 माह है, मतलब कि 6 माह तक ही वो प्रशासक प्रधान के रूप में कार्य कर सकता है। उस बीच में ग्राम प्रधान का चुनाव कर लिया जाए। ठीक है, तो ये 6 माह तक की अवधि तक ही प्रशासक प्रधान के रूप में कार्य करेगा, जब तक कि वहां पे दोबारा से ग्राम पंचायत का चुनाव ना हो जाए। ठीक है, और इसको जो क्या होते हैं, एक ग्राम पंचायत के समकक्ष अधिकार प्राप्त होते हैं। जो प्रशासक चुना जाता है प्रशासनिक समिति गठित करके चुना जाता है, और प्रशासनिक समिति क्या होती है, योग्य व्यक्तियों से युक्त होती है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि अगर निर्वाचन ना होने की स्थिति में प्रधान का, और प्रधान के लिए निर्वाचन जो है वो कौन लड़ेगा, जो उस निर्वाचक नियमावली में जिसका नाम होगा वही लड़ सकता है, और उसकी एज मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए। और आरक्षण हम लोग देख लिया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है, जिसमें कि जो भी सारी महिलाएं हैं, चाहे SC ST हो, OBC और जनरल, तो उनमें से सारी टोटल सीटों में से 1/3% तो महिला के लिए फिक्स वो अलग आरक्षित है, और SC ST इनके लिए जनसंख्या के आधार पर जो है वो आरक्षण है। ओके, तो ये देख लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद उप प्रधान का चुनाव कैसे किया जाता है, तो उप प्रधान का चुनाव इस तरीके से किया जाता है, जो भी ग्राम प्रधान बनता है और उसके सदस्य हो जाते हैं, सदस्य भी जीतेंगे, तो सदस्य जो है वो ग्राम प्रधान है, यानी कि वार्ड मेंबर जो सदस्य हो गए, और पंचायत के सदस्य और ग्राम प्रधान मिलकर क्या करते हैं, चुनाव करते हैं उप प्रधान का। ओके, अब इसमें कुछ नियरताएं और आर्ताएं हैं। तो ये कतिपय पदों को एक साथ धारण नहीं कर सकता, उस पर प्रतिबंध क्या है कि अगर कोई व्यक्ति एक साथ निम्न पदों पर नहीं रह सकता, मतलब कि निम्न में से एक ही पद धारण कर सकता है, कि अगर कोई व्यक्ति ग्राम का प्रधान है तो वो क्या होगा, न्याय पंचायत में पंच नहीं होगा, यानी कि न्याय पंचायत का सदस्य नहीं होगा। एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता, मतलब कि कोई भी एक जगह से ही ग्राम पंचायत का सदस्य बन सकता है, 2 जगह से नहीं बन सकता। ग्राम पंचायत का सदस्य और न्याय पंचायत का पंच या तो ग्राम पंचायत का सदस्य बन ले, या न्याय पंचायत का सदस्य बन ले, या पंच बन ले। ओके, और एक से अधिक पंचायतों या न्याय पंचायतों के पद नहीं रख सकता। तो ये तो चीजें कॉमन सेंस वाली बात है कि एक ही पद रख सकता है कोई भी हो। ठीक है, तो एक बार ये पढ़ लेना। अब नियरताएं क्या है, मतलब कि अनर्हताएं, कि कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत का प्रधान, सदस्य या न्याय पंचायत का पंच नहीं बन सकता। यदि कोई भी व्यक्ति प्रधान, सदस्य या न्याय पंचायत का पंच नहीं बन सकता अगर इनमें से कुछ है, तो संसद या राजमंडल का सदस्य, तो वो ये चीजें नहीं बन सकता, ना प्रधान बन सकता, ना सदस्य, ना न्याय पंचायत का पंच। किसी क्षेत्र पंचायत का सदस्य या प्रमुख या उप प्रमुख, किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। ओके, तो ये चीज देख लेना।
अब ग्राम प्रधान को हटाने की क्या क्या प्रक्रिया है वो देख लेते हैं। तो ग्राम प्रधान को हटाने के लिए क्या है, ग्राम प्रधान को हटाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। स्पेशल बैठक बुलाई जाएगी, ठीक है, सबसे पहली। और बैठक स्पेशल बुलाने की हम लोग जानते हैं कैसी प्रक्रिया है, आगे पढ़ चुके हैं। अब इस बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पहले देनी पड़ेगी, ठीक है, प्रधान को। और जो कोरम है इस बैठक में, कितना कोरम यानी कि कितने लोग उपस्थित होने चाहिए, तो इसे विशेष बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक है, जो ग्राम सभा के कुल सदस्यों के कम से कम 1/3 होनी चाहिए, यानी कि जो टोटल मेंबर हैं उनका 1/3 लोग होने चाहिए, तब ये बैठक हो पाएगी। और बहुमत से प्रस्ताव अगर पारित हो गया, अगर मान लो जो बैठक हुई उसमें बहुमत से ये हो गया कि नहीं ग्राम प्रधान को हटाना है, तो बैठक में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों में से 2/3 बहुमत से ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो मेंबर आ गई, मान लो 1/3 ही आ गई, मिनिमम है ना, ये कोरम का मतलब होता है मिनिमम प्रेजेंस कितनी होनी चाहिए। जैसे कि मान लिया हमने 100 मेंबर थे, ठीक है, 100 लोग थे टोटल, और 100 में से 100 का 1/3% कितना हो गया, 30, ठीक है। अब 30 नहीं 33 आ गया, ठीक है, 1/3 मतलब 33.5%, 33.33, तो 33 मेंबर आ गए। अब 33 में भी जो वोटिंग हुई, वोटिंग में मान लो कि 2/3 यानी कि 33 का जो 66% है वो हटाने के परिप्रेक्ष्य में वोट डाले, ठीक, तो क्या हटा दिया जाएगा, प्रधान को हटा दिया जाएगा। अगर 2/3 बहुमत से नहीं हुई वोटिंग तो ग्राम प्रधान नहीं हटाया जाएगा, ठीक है। अब ना हटाने का भी एक प्रभाव है। अगर मान लो कि जो लोग आए थे उनमें से 66% लोगों ने वोट, यानी कि 2/3 लोग वोटों ने वोट नहीं मिले किसके पक्ष में, ग्राम प्रधान को हटाने के पक्ष में। तो अगर मान लो ये चीज बहुमत नहीं मिला, तो क्या हुआ कि अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता है तो प्रधान को हटाने का प्रस्ताव अस्वीकृत माना जाएगा। ऑब्वियस सी चीज है कि उसको हटाने के लिए 2/3 का बहुमत चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला, तो क्या ये ग्राम प्रधान को नहीं हटाया जाएगा। और फिर क्या होगा, ऐसी स्थिति में 1 वर्ष के भीतर उसी प्रधान को हटाने हेतु फिर प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। अब इसमें क्या एक जिस्ट क्या है इसका, कि मान लो ग्राम प्रधान को हटाना है तो उसमें सबसे पहले तो क्या बैठक एक स्पेशल बुलाई जाएगी, 15 दिन के पहले सूचना देना पड़ेगा। और जो बैठक होने के लिए कोरम की आवश्यकता कितनी होगी, कितने लोग आने चाहिए, 33%। अब 33% लोगों में 33 मिनिमम है ना रिक्वायरमेंट, कितने भी आ जाए, तो जितने लोग आए उनमें से 66% लोग अगर वोट प्रधान को हटाने के लिए वोट कर देते हैं तो प्रधान हट गया, ठीक है। और प्रधान हट गया तो फिर क्या हुआ, प्रधान अगर हट जाएगा तो फिर उसका दोबारा री इलेक्शन होगा, और री इलेक्शन से प्रधान को चुन के, और जो बचा हुआ टर्म है, जैसे मान लो 2 साल बाद, पहली बात तो ला सकते हैं, तो 2 साल बाद आया ग्राम प्रधान के लिए अविश्वास प्रस्ताव आया, उसे हटा दिया गया, तो फिर नेक्स्ट जो समय बचा है उसके लिए ही जो नया वाला प्रधान बनेगा उसको रखा जाएगा, फिर दोबारा से वोटिंग होगी। ये नहीं कि वहीं से फिर 5 साल के लिए चुन लिया जाएगा, नहीं। तो ये चीज है। और एक तो ये कंडीशन हो गई अगर 2/3 मिल गया, अगर नहीं मिला तो क्या हो गया, नहीं मिला तो ये खारिज कर दी जाएगी बात कि नहीं प्रधान को नहीं हटाया जाएगा। और उसके बाद भी क्या होगा कि ये भी नहीं कि हाँ आपकी बार बुला लेंगे मीटिंग, तो मीटिंग वो 1 साल बाद ही फिर बुलाई जा सकती है हटाने के लिए। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। अब पंचायत क्षेत्र की घोषणा। अब पंचायत क्षेत्र कैसे अधिसूचना कैसे की जाती है, तो राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके किसी भी ग्राम समूह को जिसकी संख्या यथासंभव 1000 के आसपास हो पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकता है। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कर सकती है क्या, ग्राम पंचायत बता सकती है कोई भी क्षेत्र हो, ठीक है। अब पंचायत के क्षेत्र में परिवर्तन व अधिकार। अब जनसंख्या ज्यादा होने पर क्या होता है कि ग्राम सभा जो है अलग अलग हो जाती है, यानी कि आधी जनसंख्या दूसरी ग्राम सभा वाली दूसरे पंचायत में चली जाती है जनसंख्या ज्यादा होने पर। तो क्या है, पंचायत क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार भी राज्य सरकार निम्न कार्य को कर सकती है ग्राम पंचायत के अनुरोध पर। किसी पंचायत क्षेत्र में ग्राम या ग्राम समूह को जोड़ना या निकालना, मतलब कि ग्राम समूह अगर जोड़े जा रहे हैं और निकाले जा रहे हैं तो वो सारा कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, किनके व्याप पर, पंचायत के व्याप पर,
और पंचायत क्षेत्र के नाम में परिवर्तन करना हो तब भी, और यह घोषणा करना कि अब यह पंचायत क्षेत्र नहीं रहा, मतलब कि कोई भी क्षेत्र पंचायत क्षेत्र नहीं है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और इन सभी कार्यों से पहले राज्य सरकार का प्रस्ताव पूर्व जो प्रायर पब्लिकेशन करना पड़ता है, मतलब कि इससे पहले उसे पूर्व सूचना देनी पड़ती है। अब पंचों की जो पंच हैं ग्राम पंचायत के, उनका नियुक्ति और कार्यकाल क्या है? तो उनकी नियुक्ति नियत प्राधिकारी जैसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ग्राम पंचायतों के सदस्यों में से कुछ व्यक्तियों को न्याय पंचायत के पंच के रूप में भी नियुक्त किया जाता। ठीक है, तो जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं उन्हें न्याय पंचायत के जो सदस्य हैं उनके रूप में भी नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? जिला पंचायत के द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। और ग्राम पंचायत का कार्यकाल जब तक ग्राम पंचायत रहेगी और उनका कार्यकाल तब तक रहेगा, और जब तक न्याय पंचायत के लिए नियत आर्ताएं पूरी ना हो। यह नियुक्ति ग्राम पंचायत के कार्यकाल तक रहेगी जब तक कि न्याय पंचायत के पंच की नियत आर्ताएं पूरी ना हो। ओके, और प्रतिबंध किस चीज पे है? न्याय पंचायत का पंच तब तक नियुक्त नहीं किए जा सकते जब तक कि वह उस पद के लिए निर्धारित आर्ताओं को पूरा नहीं कर लेते। मतलब कि जो भी पद पे हैं तो उसकी आर्ताओं बिना कैसे हो सकता है नियुक्ति? तो ये चीज है। यदि आर्ताएं पूरी करने वाले व्यक्तियों की में कमी हो तो नियत प्राधिकारी उन आर्ताओं को लिखित आदेश से शिथिल भी कर सकता है। अब इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं? पंच की जिम्मेदारियां और उनका काल। तो सरपंच और सहायक सरपंच की नियुक्ति, पंचों में से 2 व्यक्तियों को सरपंच और सहायक सरपंच नियुक्त किया जाएगा जो कार्रवाई के लिए अभिलिखित होंगे। कार्यकाल क्या है? पंच का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से शुरू होगा और ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ में समाप्त हो जाता है। सरपंच और सहायक सरपंच का अपने पदों पर तब तक बने रहेंगे जब तक उनके उत्तराधिकारी निर्वाचित या नियुक्त नहीं हो जाते। ओके, अब न्याय पंचायत के बारे में देखते हैं। न्याय पंचायत और उनकी कार्यप्रणाली। तो न्याय पंचायत क्या है? राज्य सरकार या नियत प्राधिकारी जिले को सर्कलों में विभाजित करेगा और प्रत्येक सर्किल में न्याय पंचायत की स्थापना करेगा। तो राज्य सरकार का एक नियत प्राधिकारी क्या करेगा? जो जिले हैं उनको सर्कलों में बांटेगा और प्रत्येक सर्किल में एक न्याय पंचायत को गठित करेगा। प्रत्येक सर्किल में उतनी ही ग्राम पंचायतें शामिल करनी होंगी जितनी जरूरी हों, और इनमें क्या होंगी? प्रत्येक सर्किल में कई सारी ग्राम पंचायतें होंगी और वो सारी ग्राम पंचायतों के लिए एक न्याय पंचायत गठित की जाएगी प्राधिकारी द्वारा। और न्याय पंचायत के में सदस्य की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 25 होगी। जो न्याय पंचायत बनेगी उसमें मिनिमम 10 मेंबर और अधिकतम 25 मेंबर हो सकते हैं। न्याय पंचायत की किसी रिक्ति के बावजूद वह कार्य करेगा बशर्ते पंचों की संख्या 2/3 से कम ना हो। अगर 2/3 से कम है तो ये काम तो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, अगर मान लो पंचों की संख्या जो 66% से क्या है 2/3 से कम है तो वो कार्य करेगा, और ज्यादा है तो नहीं करेगा। अब न्याय पंचायत की न्यायपीठ क्या है? तो न्याय पंचायत में सरपंच आपसी विवादों आपत्तियों के समाधान के लिए न्यायपीठें बनाएंगे, और हर न्यायपीठ में कितने 5 पंच होंगे जो न्यायपूर्ण तरीके से विवादों का निपटान करेंगे। यदि पंच, सरपंच और सहायक सरपंच किसी विवाद के पक्षकार हों और उनके नजदीकी रिश्तेदार हों तो उन मामलों में शामिल हों तो वे उस वाद का विचारण नहीं करेंगे। ठीक, ये तो सीधी चीज है, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे? बाइज्ड हो जाएंगे फैसले वो लेकर, तो उनसे ये काम नहीं कराया जाएगा। और विशेष न्यायपीठ का गठन क्या है कि राज्य सरकार कुछ वादों के लिए विशेष न्यायपीठों का गठन करेगी। विशेष न्यायपीठों का गठन या उनके पुनर्योजन के लिए राज्य सरकार निर्णय ले सकती है। विवाद निवारण के लिए क्या है? न्यायपीठों के गठन और उनके कार्य संचालन के संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद को नियत प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा, और नियत प्राधिकारी क्या करेगा? उस निर्णय का उस जो न्याय प्राधिकारी है उसका निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, तो उसका फाइनल डिसीजन होगा। ओके, अब देख लेते हैं राज्य निर्वाचन आयोग।
ठीक, तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? संवैधानिक प्रावधान क्या है राज्य निर्वाचन आयोग? तो अनुच्छेद 243 के में पंचायती चुनाव की संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है और यह आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए गठित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका गठन कब हुआ है? 23 अप्रैल 1994 को। ओके, और यह आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित किया गया था। अब आयोग की आयुक्ति व स्वायत्तता, तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो ये पॉइंट याद रखना है। यह पद संवैधानिक रूप से संरक्षित होता है जिसकी स्थिति और अधिकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष माने जाते हैं। यानी कि इनके जो वो होते हैं संवैधानिक पद, उनकी जो लेवल है वो किसके बराबर होगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है। नियुक्ति के पश्चात हटाने की प्रक्रिया में भी न्यायिक और कठिन होती है जिससे कि स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। अब इसके कार्य क्या है? चुनाव के कार्यक्रम का निर्धारण, अधिसूचना जारी करना, राज्य चुनाव आयोग की यही तो काम है। चुनाव चिन्ह का निर्माण करना, मतदाता सूची बनाना, नामांकन पत्रों को जारी करना, चुनाव चिन्ह आवंटन और समय पर चुनाव कराना, स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना, चुनाव में किसी प्रकार की कार्रवाई और पुनर्मतदान का निर्णय लेना। अब जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति और कार्यकाल, तो उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा या 70 वर्ष, जो पहले हो। ठीक है, और संवैधानिक प्रावधान तो यही है 247 के अंतर्गत की गई है। और राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य संचालन के लिए वह सभी सुविधाएं और समाधान प्रदान करता है जो आवश्यक हों। अब पद और संरक्षण क्या है? यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है, ये हम लोगों ने देख लिया। जो ये पद है ना, अभी ये लिखा था ना पीछे, तो ये इसके बराबर होता है, जो हाई कोर्ट का जज होता है उसके बराबर। और ये चीज लिख चुके। और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना एवं नियंत्रण राज्य का विषय है। इसी उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग गठित किया गया है। ओके, अब उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका, तो ये गठन हो गया और इसका काम क्या है? ये चुनाव कराना, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव कराना, ये इसका काम है। अन्य काम क्या है? अन्य जानकारियां क्या है? राज्य निर्वाचन आयुक्त, अब उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री जो 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं, श्री राज प्रताप सिंह। ओके, और राज्य निर्वाचन आयुक्त की योग्यता क्या होती है? यह प्रायः किसी सेवानिवृत्त क्या होता है? ये IAS अधिकारी होता है। अब जो चुनाव कराने में सहायक अधिकारीगण कौन कौन से होते हैं? एक तो चीफ इलेक्शन ऑफिसर, जिला निर्वाचन और सहायक निर्वाचन, जो कि ग्राम पंचायत स्तर पर करने वाले अधिकारी हैं, ये जिला स्तर पर, और ये राज्य निर्वाचन आयोग में नियुक्त। इनका कार्य क्या है? संपूर्ण राज्य में निर्वाचन की तैयारियां कराना, समर्थन करना और निरीक्षण करना। ऐसे ये पंचायत चुनाव को संचालन करना और स्थानीय स्तर पर चुनाव प्रक्रिया को देखना। अब पंचायत समिति, आप देखते हैं दूसरा पॉइंट, पंचायत समिति, तो ये इंटरमीडिएट लेवल है। पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत, जैसे कहीं कहीं इसे केंद्र पंचायत व प्रखंड पंचायत भी कहते हैं। और यह सभी राज्यों में इसका गठन समान नहीं होता है, लेकिन मुख्यतः निम्न सदस्य जरूर होते हैं। तो सभी राज्यों में सेम नहीं होता, इसका गठन अलग अलग होता है, लेकिन मुख्यतः जो मेंबर नीचे दिए हैं ये होते हैं। तो पंचायत समिति के कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो विधानसभा का सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधान परिषद या राज्यसभा के सदस्य जो प्रखंड में रहते हैं वो, ग्राम पंचायतों के प्रधान, सहकारी समितियों या ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, जिला पंचायतों द्वारा चुने गए सदस्य या कोऑप्टेड सदस्य, महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति विकास में रुचि रखने वाले लोग। अब इसका जो क्षेत्र पंचायत है यानी कि पंचायत समिति है, जो इसका प्रशासनिक अधिकारी कौन है? तो ये है BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसका जो है प्रशासनिक अधिकारी है। और प्रधान पंचायत समिति का अध्यक्ष चुना जाता है और प्रधान सहायक के रूप में कार्य करता है। अब देखते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया अभी प्रत्यक्ष रूप से।
अब इनके चुनाव का देख लेते हैं, चुनाव क्या है। तो इनका चुनाव जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, जो ग्राम पंचायतें हैं उनके जो सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य हैं उनके द्वारा इनके जो सदस्य हैं उनका चुनाव किया जाएगा प्रत्यक्ष रूप से, जो है ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाएगा इसका चुनाव। और जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वो सारे मिलके अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। चुने हुए सदस्यों में से परस्पर चुनाव किया जाता है उसके प्रमुख का, यही चीज बताइए, ये देख लिया। अब ऐसी क्षेत्र पंचायतों में क्या होगा, जो क्षेत्र पंचायतों के सदस्य हैं वो मिलके जो प्रत्यक्ष रूप से सदस्य को इनके उपाध्यक्ष को चुनते हैं जिला पंचायत के, और जिला पंचायत के अध्यक्ष को कौन चुनेगा, जो उनके मेंबर होते हैं, जो जिला पंचायत के जो मेंबर हैं वो चुनते हैं अपने अध्यक्ष को। और प्रत्येक जिले में एक जिला पंचायत होगी, इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। तो जो सदस्य हैं जैसे कि क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं उनका भी प्रत्यक्ष रूप से होगा, और जो जिला पंचायत है उसके भी सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। और दोनों के अध्यक्ष हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, दोनों के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अब जो भी ये मेंबर हैं ये इनको निर्वाचित सदस्यों के बीच में से चुने जाते हैं। ऐसे ही इसमें चुने गए सदस्यों में से परस्पर चुनाव होता है किसका, अध्यक्ष का। तो सेम चीज है। अब इसका प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, सीडीओ यानी कि चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके। अब पंचायती राज व्यवस्था के हायरार्की क्या है, तो जिला परिषद सबसे ऊपर क्या है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो उसमें क्या है, जिला परिषद के सदस्यों को चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। और विशेष सदस्य जिला के सभी विधायक, राज्य विधान परिषद के सदस्य महिलाएं व अनुसूचित जाति होते हैं। अब इसका जो अध्यक्ष होता है वो जिला प्रमुख, एक निर्वाचित अध्यक्ष होता है जो जिला प्रमुख कहलाता है, और एक उपाध्यक्ष होता है जो उप जिला प्रमुख कहलाता है। पंचायत समिति में देख लेते हैं। पंचायत समिति में क्या होगा, एक प्रधान होगा सदस्य में, इसके सदस्य में, उसके सदस्य में जिला परिषद के सदस्य में विधायक होंगे, और विधान परिषद के मेंबर महिलाएं व अनुसूचित जाति के। अब पंचायत समिति में जो प्रधान होगा, उप प्रधान होगा, और समिति के अध्यक्ष होंगे। इसका कार्यकारी अधिकारी यही होगा, कौन, बीडीओ, ये हम लोग अभी देख चुके हैं। और ग्राम पंचायत में कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बीडीओ होगा। और इसके सदस्य में ग्राम प्रधान, उप सरपंच और वार्ड सदस्य। जैसे कि पंचायत समिति में इसका प्रमुख, उप प्रधान और समिति के सदस्य। अब देखते हैं राज्य स्तर पर नेतृत्व कैसे होता है। तो राजनीतिक नेतृत्व में पंचायती राज विभाग है उसके मंत्री द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी कि राजनीतिक नेतृत्व में सबसे ऊपर कौन होता है, पंचायती राज विभाग का मंत्री। फिर प्रशासनिक नेतृत्व में प्रमुख सचिव पंचायती राज होता है, और सचिव पंचायती राज द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी कि फिर उसके नीचे कौन होता है, सेक्रेटरी। यानी कि सबसे ऊपर पंचायती राज मंत्री, फिर पंचायती राज का सचिव, फिर विभागीय स्तर पर पंचायती राज विभाग का नेतृत्व कौन करता है, जो पंचायती राज विभाग है उसमें हेड कौन होता है, तो निदेशक होता है पंचायती राज विभाग। ठीक है। फिर उसके नीचे कौन होता है, अपर निदेशक, फिर संयुक्त निदेशक, फिर मुख्य वित्तीय लेखा अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी जैसे प्रशासनिक अधिकारी भी इस व्यवस्था में शामिल है। यानी कि जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है उसमें कौन कौन से अधिकारी हैं वो हमने देख लिए। फिर अधिकारियों की प्रशासनिक संगठन क्या है, प्रशासनिक अधिकारी जो पंचायती राज के कार्यों को देखते हैं, और फाइनेंस और अकाउंटिंग वाले वित्तीय मामलों का संचालन करते हैं। अब ग्राम पंचायत के कर्मचारी और उनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं ये देख लेते हैं। वैसे हम लोग ये सारा कुछ देख चुके हैं, बस एक बार दोबारा से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि ग्राम पंचायत का प्रमुख अधिकारियों में कौन सा आएगा, ग्राम प्रधान या मुखिया। तो इसका काम क्या है, ग्राम पंचायत का सबसे महत्वपूर्ण होता है यह पद जो है, मुखिया जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये हम लोग जानते ही हैं। इसका कार्य क्या है, वही सारे कार्य होंगे कि कार्यकारी समिति के 4 सदस्यों को मनोनीत करना, यह ग्राम कल्याण के सरकारी अधिकारियों के सामने पंचायत के प्रतिनिधित्व करता है, और ग्रामीण अफसरों के खिलाफ शिकायत भी कर सकता है। ये सारे ग्राम प्रधान का काम है, और ये कार्यकाल है। ग्राम प्रधान का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, लेकिन ग्राम पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव कर उसे पद से हटाया भी जा सकता है। ये 5 वर्ष का होता है यहाँ पे। ठीक है।
अब ये सरपंच के बारे में हो गया, ये ग्राम प्रधान का मुखिया, और कुछ राज्यों में सरपंच नाम से पद होता है। ठीक है, तो जैसे उत्तर प्रदेश में तो ग्राम प्रधान है, वैसे तो कुछ राज्यों में सरपंच है, जैसे कि शायद राजस्थान हरियाणा साइड ये सरपंच है। और इसका काम क्या है? सरपंच का मुख्य कार्य ग्राम कचहरी का संचालन करना है और कचहरी के सभी प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करना। तो ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है। सरपंच पंचायत सचिव का कार्य देख ही चुके, पटवारी और लेखपाल का कार्य है, ग्राम सेवक अधिकारी का कार्य है। फिर पंचायत के अन्य महत्वपूर्ण ढांचे में ये पंचायत समिति, जिला परिषद, कोई चीजें हैं। फिर ग्रामीण स्थानीय सुशासन में क्या चुनौतियां हैं, क्या उनके समाधान हैं, जैसे वित्तीय संसाधनों की कमी, राज्य सरकार का अतिशय नियंत्रण, ये सारी क्या है, ये सारी चुनौतियां हैं ग्राम पंचायत के सामने, कि वित्तीय संसाधनों की कमी रहती है, राज्य सरकार ज़्यादा ओवर रूल करती है, और भ्रष्ट कर्मचारी हैं, भाई भतीजावाद, जनसहयोग की कमी है, अधूरी योजनाएं, उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। ऐसे ही फिर इसके समाधान क्या है कि वित्तीय फाइनेंस सुविधा उपलब्ध करी जाए, स्वायत्तता दी जाए, कर्मचारियों को प्रशिक्षण व ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, और जनसहयोग व ये हमारा ये पढ़ लेना आप लोग। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट लेक्चर। ओके, तो इसमें जो ये चुनौतियां हैं, ये समाधान है, ये तो कोई मतलब क्वेश्चन शायद ही आए, लेकिन जो फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है उनमें से जरूर आएंगे। तो आगे का जो है आप लोग वीडियो जरूर देखें अच्छे से, और अगर वीडियो ठीक लगे, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। ओके, धन्यवाद।